हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है वैल्यू ऑफ द सप्लाई। और वैल्यू ऑफ द सप्लाई जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर फॉर्चुनेटली हमारा कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ द सप्लाई सेक्शन नंबर 15, सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) देयर इज नो चेंज। देन हमारा जो अगला चैप्टर आता है वो है कॉम्पोजिशन स्कीम का। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन आपको याद है कॉम्पोजिशन स्कीम में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर वो व्यक्ति मैन्युफैक्चरर है नोटिफाइड गुड्स का, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकता। नोटिफाइड गुड्स में हमारे पास आता है आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, टोबैको, टोबैको मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, और पिछले साल इंट्रोड्यूस किए गए थे कुछ 4 पॉइंट्स और। पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल फ्यूल मील्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। ये सब कुछ पिछली बार नवंबर एग्जाम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जो ये फ्लाई ऐश वाला कंसेप्ट था, इसके अंदर ये पोजीशन थी कि अगर कोई फ्लाई ऐश एग्रीगेट है जिसमें 90% या उससे ज़्यादा का फ्लैश कंटेंट है, तो वो यहाँ पे कवर होगा। अब इन्होंने अमेंडमेंट ये कर दिया कि ये जो 90% वाला कंडीशन है वो इन्होंने यहाँ से हटा दी है। तो अब 90% वाली कंडीशन हैज़ बीन रिमूव्ड। नाउ दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग कि अभी तो इसको इंट्रोड्यूस करा था और अभी आपने इसे हटा भी दिया। बड़ी अजीब सी कहानी है। और ये मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, कहा था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पिछले 150 सालों में कोई अमेंडमेंट नहीं हो रहा, और यहाँ पे हमारी सरकार हर 6 महीने में अपना जो कानून बनाया वो 6 महीने बाद ही उसको बदल देती है। सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट स्टिल चलो जो भी है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी में कोई मेजर अमेंडमेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन आईटीसी में बस इन्होंने ये एक नई कंडीशन डाल दी है। आपको याद है मैंने आपको ये हमेशा करवाया कि अगर आपने अपना आईटीसी लेना है तो आईटीसी लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मैंने आपको बार बार ये कहा कि टोटल 5 कंडीशंस है, वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई करो। 5 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन कि भाई टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट इशू हो, गुड्स और सर्विसेज का पोजीशन हो, इसका एक्सेप्शन केस आता है B2B, वो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन्स का। इसके साथ साथ में जीएसटी एक्चुअली गवर्नमेंट को पे हो चुका हो, जीएसटी रिटर्न फाइल हो चुकी हो, और साथ साथ में हम लोगों ने 6th कंडीशन करी थी कि वो जो जीएसटी है वो सारे के सारे GSTR 1 के अंदर अपलोड हुआ हो और वो सब कुछ। अब बात यहाँ पे ये आती है, एक और कंडीशन आती है कि साहब जो भी सप्लायर है वो सप्लायर अपनी जब इनवॉइसेस अपलोड करेगा उसकी इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास आएगी इन GSTR 2A एंड GSTR 2B। तो जितनी इंफॉर्मेशन 2A 2B के अंदर मेंशन होगी सिर्फ उसी का आईटीसी क्लेम किया जा सकता है। दिस इज द न्यू कंडीशन, कंडीशन नंबर 5। आइए ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ते हैं। द आईटीसी कैन बी अवेल्ड only if such ITC has not been restricted in the details which have been communicated to the taxpayer under section number 38। तो जो restricted वाला concept है वो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा। अगर ITC has not been restricted और उसकी कम्युनिकेशन 38 में हो रही है, सेक्शन नंबर 38 में हो रही है, तो फिर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आईटीसी हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड इन एनी मैनर तो फिर उस केस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 38 जो जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है उसको रिलेट करते हुए इन्होंने एक अमेंडमेंट किया। नॉट वेरी सिग्निफिकेंट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। देन वी हैव टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, सेक्शन 16(4). आप कितने टाइम पीरियड में अपना आईटीसी अवेल कर सकते हैं? याद करिए हम लोग कंसेप्ट करते थे कि अगर आपका आईटीसी का कोई इनवॉइस मिस हो गया अदरवाइज, तो उस केस में आप मैक्सिमम अगले साल के सितंबर के ड्यू डेट तक अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसको इन्होंने अब चेंज कर दिया और इन्होंने कह दिया कि अगले साल के 30 नवंबर तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यही वाली कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी, तो रिपीट हुई है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ द डेट when you have filed your annual return। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट की बात नहीं हो रही है, एनुअल रिटर्न जब एक्चुअल फाइल हो रही है उसकी डेट की बात हो रही है। देन आपको याद है हम लोगों ने सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 के अंदर
बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का ऑप्शनल मेथड किया था। ऑप्शनल मेथड में ये था कि या तो आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के हिसाब से एक एक ट्रांजैक्शन के ऊपर डिसाइड कर लो कि आईटीसी लेना है या नहीं लेना है, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप मैक्सिमम 50% आईटीसी ले लो और बाकी का 50% लैप्स कर जाएगा। हम लोग ये कहते थे रिमेनिंग 50% विल लैप्स। तो अब यहाँ पे बात ये आ गई कि आप 50% आईटीसी क्लेम कर लीजिए, आप 50% आईटीसी क्लेम कर लीजिए और जो रिमेनिंग 50% है दैट शैल बी रिवर्स्ड इन फॉर्म GSTR 3B। तो अमेंडमेंट ये है कि बैलेंस 50% विल नॉट लैप्स, रादर आपको बैलेंस 50% को रिवर्स करना होगा while submitting your GSTR 3B। तो you avail 100% and then you reverse the 50%। इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है किसी भी प्रकार का। पेमेंट ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी में अमेंडमेंट है, एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है। आपको याद है हम लोग बात करते हैं जब आप कैश लेजर के अंदर पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट करने का तरीका क्या रहता है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, और फिर वो कैश में आप कुछ पैसा पे कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन मेथड है उसके अंदर दो मेथड इन्होंने और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। वन इज़ यूपीआई, आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कैश लेजर में डिपॉजिट कर सकते हैं, और दूसरा है आईएमपीएस। जो थ्योरेटिकली तो इंट्रोड्यूस हो गया, पर मेरे को जो हल्का सा याद आता है कि जो इनका जीएसटी पोर्टल है उसके ऊपर अभी ये वाला पॉइंट आया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जब पेमेंट करने की कोशिश करी थी इसी मंथ जनवरी में, तो वहाँ पे मेरे को यूपीआई और आईएमपीएस कहीं पे दिखाई दिया नहीं। हो सकता है मेरे से कोई ओवरसाइटेडनेस रही हो, लेकिन अभी शायद इन्होंने पोर्टल के ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं करा। कानून में लिख दिया है कि आईएमपीएस और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं, अलॉन्ग विद इंटरनेट बैंकिंग, अलॉन्ग विद डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में कुछ छोटा सा अमेंडमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है। लायबिलिटी लेजर में ये कहता है कि साहब इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर या रजिस्टर ऑफ अ पर्सन शैल बी डेबिटेड बाय, ध्यान देना ये जो लेजर बनते हैं ये लेजर बनते हैं गवर्नमेंट के बुक्स में। तो अगर गवर्नमेंट हमारे लेजर को डेबिट कर रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई मैंने तुमसे पैसा लेना है, डेटर, आप मेरे डेटर हैं, मैंने आपसे पैसा लेना है। तो गवर्नमेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर को डेबिट कर रही है किस चीज से, द अमाउंट विच इज पेबल टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट विच इज पेबल एज पर द रिटर्न विच हैज बीन फर्निश्ड बाय द पर्सन। तो बेसिकली जहां पे जीएसटी रिवर्सल होता है उसको ये लोग कह रहे हैं एनी अदर अमाउंट। The amount of tax, interest, penalty or any other amount which is payable as determined by the proper officer in pursuance of any proceedings। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई कार्रवाई आपके खिलाफ कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपका कोई इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी का अमाउंट बना है तो वो भी डेबिट होगा, और साथ साथ में एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट मे एक्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इंटरेस्ट जो सेक्शन 50 के मुताबिक है वो भी आपके लायबिलिटी लेजर के अंदर डेबिट होगा। ये इन्होंने यहाँ पे डाल दिया नया कंसेप्ट कि भाई क्या क्या आप लायबिलिटी लेजर में डेबिट होगा। और मैंने आपको क्या कहा, डेबिट इसी वजह से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लेजर बन रहा है, गवर्नमेंट ने हमसे पैसा लेना है, गवर्नमेंट की नज़रों में हम लोग डेटर है, इस वजह से यहाँ पे डेबिट वर्ड यूज़ हो रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांसफर्स के बारे में बात हो रही है, विच आई सिंसियरली बिलीव इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा स्किप भी कर दूँ तो शुड नॉट बी अ बिग इशू, तो मैं इसे स्किप करके ही आगे जा रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ये वाला टॉपिक पास्ट में भी पूछ चुका है। दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, और नया रूल आ गया, रूल नंबर 88B। रूल नंबर 88B सिर्फ ये हमें बता रहा है कि कौन से टाइम पीरियड के लिए हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा वो तो जैसे पहले था वैसे अब भी है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक तरह से आप ये कहें कि सरकार ने
और इलेबोरेट करके हमें ये बता दिया कि कौन से टाइम पीरियड के लिए आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, और वो टाइम पीरियड दे दिया इन्होंने रूल नंबर 88B में। आपको याद है मैंने आपको बार बार ये बताया कि इंटरेस्ट तीन कारणों से, तीन सिचुएशन में आपसे चार्ज किया जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है, जहां पे आपने जीएसटी रिटर्न देरी से सबमिट करी है, ऐसी सिचुएशन में जीएसटी 18% का लगेगा। दूसरा, आपने टैक्स जो है, टैक्स आपने पे नहीं करा, आपने टैक्स नॉट पेड फॉर एनी अदर रीजन, आपने टैक्स नहीं पे करा, टैक्स में आपने कोई किसी तरह की अंडर रिपोर्टिंग करी है या समथिंग, तो वहाँ पे भी 18% का इंटरेस्ट लगेगा। और साथ साथ में अगर आपने गलत तरीके से अपना आईटीसी क्लेम करा है या गलत तरीके से आपने आईटीसी यूज़ करा है, तो वहाँ पे 24% का इंटरेस्ट लगता है। यहाँ तक सारी बातें सेम है जो पहले हमने करी थी। अब यहाँ पे बात आती है कि साहब जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कौन से अमाउंट के ऊपर होगी। तो मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स की बात करते हैं तो जितना पैसा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर हम लोग बाकी केसेस की बात करें तो जो रिमेनिंग आपका अमाउंट अनपेड है उस अनपेड अमाउंट के ऊपर, और अगर आईटीसी आपने गलत अवेल करा है तो गलत अमाउंट ऑफ आईटीसी के ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो चेंज है, बदलाव है, वो है टाइम पीरियड से रिलेटेड। रूल नंबर 88B में इन्होंने कहा कि कौन से टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ योर जीएसटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न 18% का जा रहा है, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न। तो ड्यू डेट से अगले दिन से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे अगर आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 24 तारीख है मान लो, तो 24 तारीख के बाद अगले दिन 25 तारीख से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। खत्म कब होगा? खत्म उस दिन होगा जिस दिन आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। खत्म उस दिन होगा जिस दिन आप एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, उस दिन जाके खत्म होगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? उस अमाउंट के ऊपर होगा जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से यूज कर रहे हैं। आईटीसी लेजर में जो पैसा रखा हुआ है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों देंगे भाई हम लोग? हालांकि पहले उस अमाउंट आईटीसी वाले पे भी इंटरेस्ट लगता था, ये तो बाद में गवर्नमेंट ने चेंज करा है अभी हाल फिलहाल में। तो जितना पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से हमने यूज़ किया, इंटरेस्ट सिर्फ उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद जो टैक्स अगर आपने पे नहीं करा है किसी कारण से, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट किस टाइम पीरियड के लिए होगा? रूल नंबर 88B जो नया आया कहता है साहब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डे नेक्स्ट टू द डे व्हेन द टैक्स वाज ड्यू। जिस दिन आपका टैक्स की पेमेंट ड्यू थी वहां से आपका इंटरेस्ट का स्टार्ट हो जाएगा। और ख़त्म कब होगा? जिस दिन आपने एक्चुअल पेमेंट करी है उस दिन जाके आपका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, द स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द टैक्स वाज ड्यू, रादर स्टार्ट फ्रॉम द डे फॉलोइंग द ड्यू डेट व्हेन द टैक्स वाज ड्यू होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें लैंग्वेज को ठीक करना होगा, शायद लैंग्वेज में गलती है। नेक्स्ट डे से होगा। अभी मान लीजिए अगर मेरे को 24 तारीख को अपना टैक्स पे करना है तो 24 तारीख तक रात तक तो टाइम है ही है मेरे पास, तो 25 तारीख से स्टार्ट होगा यहाँ पे भी, और ख़त्म होगा जिस दिन मैं एक्चुअल पेमेंट करूँगा। और इसी प्रकार से अगर मैंने आईटीसी गलत तरीके से यूज़ करा है, रॉन्गली अवेल्ड है मेरा आईटीसी, तो इंटरेस्ट मेरा कैलकुलेट होगा और वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रॉन्ग आईटीसी, जिससे मैंने गलत तरीके से आईटीसी यूज़ किया वहाँ से स्टार्ट होगा। और जब तक मैं उसका रिवर्सल नहीं कर देता या जब तक मैं उसकी पेमेंट अपनी पॉकेट से नहीं कर देता तब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। और जितना आरटीसी का अमाउंट गलत यूज़ किया था उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे लिए बदलाव है। रूल नंबर 88B नया रूल आया जिसके अंदर उन्होंने टाइम पीरियड बताया कि किस टाइम पीरियड के लिए आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बाकी इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हमेशा आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा वो मैंने आपको बताया है। और लायबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट कैन बी सेटल्ड बाय एडजस्टिंग विद द कैश लेजर
एंड नॉट बाय इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आईटीसी लेजर को यूज करके आप अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, इंटरेस्ट की पेमेंट सिर्फ कैश लेजर के थ्रू ही होगी। इसके अलावा इनवॉइस का चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ सारा डिस्कस कर दिया है। ई वे बिल में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और वो नया कंसेप्ट है रिलेटेड टू गोल्ड। अगर गोल्ड की ट्रांसपोर्टेशन है तो क्या वहां पे ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी? आओ जरा पढ़ते हैं ध्यान से। ई वे बिल जनरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फॉर ऑल इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। तो अगर आप गोल्ड की मूवमेंट कर रहे हैं, गोल्ड अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है और गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह अगर जा रही है तो वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत पड़ेगी। अब आपको द टैक्स पेयर ऑफ द स्टेट may generate e-way bill for gold as per the notification which are issued by the respective states। तो अगर विद इन द स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसके बारे में एंड सो ऑन। द ई-वे बिल फॉर गोल्ड हैज ऑल द सेम पैरामीटर्स एज दैट ऑफ नॉर्मल ई-वे बिल। तो जैसे नॉर्मल ई-वे बिल था बिल्कुल वैसे ही गोल्ड का ई-वे बिल के लिए भी होगा, नथिंग न्यू एक्सेप्ट दैट such e-way bill will not be updated with part B details। अब पार्ट बी की डिटेल्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? पार्ट बी में क्या होता था? ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स, जो व्हीकल है उसकी डिटेल्स। अब आप सोचो कि अगर गोल्ड की मूवमेंट हो रही है और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की भी डिटेल डालनी शुरू कर दे तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि कौन से ट्रक के अंदर, कौन से व्हीकल के अंदर गोल्ड जा रहा है, तो उसका चोरी होने का नुकसान है, लूट मार का नुकसान है। तो टू मेंटेन द प्रिवेसी, टू मेंटेन द सीक्रेसी, टू मेंटेन द प्रिवेसी एंड द सीक्रेसी, ये कहा गया कि पार्ट बी आप फिलअप नहीं करेंगे, पार्ट बी की डिटेल्स को आप अपडेट नहीं करेंगे, पार्ट ए की सारी डिटेल्स अपडेट होंगी। द वैलिडिटी ऑफ सच ई-वे बिल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पिन टू पिन डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन। तो पिन टू पिन, मैथ्स में देखते हैं ना पिन आता है, तो पिन टू पिन डिस्टेंस के हिसाब से आपको देखना होगा कि साहब कितना डिस्टेंस है और उसके हिसाब से उसकी वैलिडिटी डिसाइड हो जाएगी। द चेंजेस इन द फंक्शनैलिटी विद रिस्पेक्ट टू ई-वे बिल फॉर द गोल्ड आर एज फॉलोज। जो हमारा जीएसटी पोर्टल के ऊपर फंक्शनैलिटीज हैं, पार्ट बी को अपडेट नहीं करना, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स अपडेट करना या अपलोड करना अलाउड नहीं किया गया है, और कंसोलिडेटेड ई-वे बिल भी जनरेट नहीं हो सकता है। साथ साथ में एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल इज अलाउड विदाउट अपडेटिंग पार्ट बी। ऑब्वियसली पार्ट बी क्यों नहीं होगा उसका मैंने आपको रीजन दे दिया कि सीक्रेसी और प्रिवेसी। साथ साथ में मल्टी व्हीकल फैसिलिटी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। हाउएवर देयर इज नो चेंज इन द कैंसिलेशन एंड द रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल प्रोसीजर। जो भी ई-वे बिल का एक्सेप्टेंस और कैंसिलेशन का प्रोसेस था वो सेम रहेगा। बाकी इस तरह ध्यान रखिएगा कि पार्ट बी इज नॉट टू बी अपडेटेड। जीएसटीआर रिटर्न्स के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं, नॉट मेजर, नॉट एनी मेजर चेंज। एक आउटपुट सप्लाई का जो हमारा कंसेप्ट था कि अगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 सबमिट करा है और उसके अंदर अगर आप कोई इनवॉइस मेंशन करना भूल जाते हैं तो क्या बाद में आप इनवॉइस मेंशन कर सकते हैं? आंसर इज यस। कब तक? पहले कंसेप्ट ये था कि अगले साल के सितंबर के मंथ की ड्यू डेट, अब इन्होंने चेंज करके कर दिया कि आप अगले साल के 30 सितंबर तक ऐसा कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस आती हैं ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन, जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि साहब अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है तो फिर हम आपका जीएसटीआर 1 भी फाइल करना अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जीएसटीआर 3B में अगर आपको याद हो तो हम लोग कहते थे पिछले महीने 3-4 महीने 2-3 महीने की बात हो रही थी। अब इन्होंने अमेंडमेंट करके ये कह दिया कि अगर पिछले 1 महीने में भी अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी है तो इस महीने हम आपका जीएसटीआर 1 फाइल करना अलाउ नहीं करेंगे। तो टाइम पीरियड हैज बीन चेंज फ्रॉम 2 months टू 1 month नाउ। बाकी और कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया है कि रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई के ऊपर भी जो हमारी जीएसटीआर 2A 2B है उससे रिलेटेड भी सेक्शन 38 और रूल नंबर 60 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो सेक्शन 38(1) आपको ये बताता है
कि जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा जीएसटीआर 1 में, उसके बेसिस के ऊपर रिसीवर को हम लोग जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर इंफॉर्मेशन सप्लाई कर देंगे। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी, वो 38(2) में लिखा गया कि हम लोग इंफॉर्मेशन देंगे कि कितना आईटीसी अवेलेबल है रिसीवर को, कितना आईटीसी अवेलेबल नहीं है रिसीवर को, या तो वो पूरा का पूरा आईटीसी उसका इनएडमिसिबल है या पार्शियली इनएडमिसिबल है। तो रूल ये जो इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन रिसीवर को मिलेगी इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 2A या 2B। और 2A 2B का जो डिफरेंस है वो मैं आपके साथ क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन कौन कौन से रजिस्टर्ड पर्सन से आ रही है। इसके अंदर इन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं विच आई सिंसियरली बिलीव इज शुड नॉट बी एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सीए इंटरमीडिएट। तो आप इसको पूरे का पूरा स्किप कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। समथिंग विच इज़ नॉट टू बी डन एट द सी इंटरमीडिएट लेवल आप स्किप करके आगे चल सकते हैं। एट द सेम टाइम कॉम्पोजिशन डीलर के केस में अगर एक छोटा सा इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर है जो भी अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहा है, अगर उसको अपने रिविजन्स करनी है स्टेटमेंट्स की, तो वो रिवीजन कर सकता है अगले साल के 30 नवंबर तक, जो कि पहले डेट होती थी अगले साल के सितंबर की ड्यू डेट। तो अब उन्होंने उसको चेंज करके 30 नवंबर कर दिया है। लास्ट नॉट द लीस्ट इज रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 47। आपको याद है सेक्शन नंबर 47 लेट फीस का था कि साहब लेट फीस जो है वो लेट फीस हम लोग चार्ज करेंगे आपसे अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ प्रॉपरली टाइमली नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कौन कौन सी थी, अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 आउटपुट सप्लाई की रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर लेट फीस चार्ज होगा सेक्शन नंबर 47 के हिसाब से। स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई, अब देखो पहले के ज़माने में स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई हम लोग अपनी तरह से सबमिट करते थे, लेकिन आजकल वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है 2A 2B और उसमें हमारा कोई दखल अंदाजी भी नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि 2A 2B का जो इनवर्ट सप्लाई की फॉर्म्स पे लेट फीस हुआ करती थी किसी ज़माने में, उसको अब यहाँ से इन्होंने हटा दिया है बिकॉज नाउ दिस पॉइंट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। इसी प्रकार से अगर आप जीएसटीआर 3B टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस देना पड़ता है, QRMP वाला हो या मंथली वाला हो। फाइनल रिटर्न सबमिट नहीं करते टाइमली, या फिर अगर कोई व्यक्ति को TCS करना है और वो टाइमली अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है, तो उन सभी केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लेट फीस चार्ज करते हैं सेक्शन 47 में। और अब यहाँ पे बस बदलाव ये है कि जो इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड सेक्शन 38 है उसकी रिटर्न अगर आप टाइमली सबमिट नहीं कर रहे तो लेट फीस का कंसेप्ट यहाँ से अबॉलिश कर दिया गया। उसका कारण मैंने बताया कि अब हम लोग अपनी जीएसटीआर 2A 2B अपनी तरह से तो फाइल करते नहीं है, वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाटा आता है और हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ से लेट फीस का कंसेप्ट इन्होंने हटा दिया है। तो मेरे बेटा यहाँ जाके आपके ये जो अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी के और इनकम टैक्स के, ये सारे के सारे 100% कंप्लीट हुए हैं। वी हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स 9 आवर्स 8 से 9 घंटे हमारे लगे हैं अमेंडमेंट्स के लिए। एंड आपको अगर कभी भी कुछ भी पूछना हो, चाहे आपको डाउट्स पूछने हो या अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई और क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए हो, तो आई एम अवेलेबल एट 8010921000। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस नंबर के ऊपर मेरा टेलीग्राम भी चल रहा है। एक और नंबर है मेरा 8860068196। अगर कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है और इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नेटवर्क इशू की वजह से, तो फिर आप दूसरा नंबर भी मेरा यूज़ कर सकते हैं। ये पहला वाला नंबर एयरटेल का है और दूसरा वाला नंबर मैंने जानबूझ के वोडा का लिया हुआ है फॉर अ सिंपल रीज़न कि भाई अगर एक नेटवर्क नहीं चलेगा तो दूसरा तो चलेगा ही चलेगा। और दिल्ली के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ वहाँ पे जियो का तो बेड़ा गर्क है, जियो तो बिल्कुल नहीं चलता, इसलिए जियो का कोई नंबर मेरे पास नहीं है।
And on this high note, I wish you best of luck, everybody, and I hope very sincerely that you'll come out with the flying colors this time. अगर आपका रिजल्ट नवंबर में कुछ ऊंच नीच रहा हो, यू हैव स्टिल गुड टाइम इन योर हैंड. आप अभी भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने मे एग्जामिनेशंस के लिए. आपकी किसी भी डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी किताब प्रोडिजी आप वो वाली परचेज कर लीजिए. उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस, बहुत सारे आरटीपीज और एमटीपी के क्वेश्चंस भी गिवन हैं. I wish you best of luck, and I hope sincerely that you come out with the flying colors on your examination day. Till the time I meet you again, bye bye, and enjoy yourself. Best of luck.